हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। हम लोग अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उसी सीरीज में आगे फर्दर जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो करते हैं। उससे पहले मैं आपको चलो लास्ट में दूंगी, ठीक है, या स्टार्टिंग में दे देते हैं। लास्ट में क्यों देना, गुड न्यूज पहले देनी चाहिए ना। 1 दिसंबर से, और टेंटेटिव डेट कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली कि 1 दिसंबर से पेड कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, पेड कोर्स अगर स्टार्ट होने वाले हैं तो +1 जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, आपने देखा होगा चैनल पे वीडियोस हैं, उसमें जितने चैप्टर्स हमने कर लिए उसके आगे के सारे चैप्टर्स सब पेड कोर्स में होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ तक 10th की चली हुई है, +1 की भी चलेगी, बट फर्दर जो चैप्टर्स हैं वो आपके पेड कोर्स में होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कब वो कोर्स स्टार्ट होगा कब नहीं होगा उसकी जितनी डिटेल्स है, या तो आप क्वेरी के लिए जो भी नंबर दिया हुआ है उस पर पता कर लें, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और ई एकेडमी स्कूल को भी सब्सक्राइब करके रखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ई एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करके रखो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ई एकेडमी आप जब आपने ऐप डाउनलोड करके रखी होगी तभी आपको पता लगेगा कि कब आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है, वरना कैसे पढ़ोगे, राइट। सो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, फर्दर आगे स्टडी करने के लिए आपको ई एकेडमी डाउनलोड करनी पड़ेगी ऐप, और दिए हुए नंबर पे जो भी आप पता करना चाहते हैं रिगार्डिंग पेड कोर्स आप पता कर सकते हैं। कोर्सेज जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं सारे, और हर सब्जेक्ट के लिए, इनफैक्ट खाली केमिस्ट्री के लिए भी, सब सब्जेक्ट्स के लिए। कुछ तो आपके ऑलरेडी चले हुए हैं, कॉम्पिटिटिव भी एंड नॉर्मल भी, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी चलने वाले हैं। तो आप कुछ नहीं कीजिए, बस 2-3 चीजें कीजिए जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एक तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखो, ई एकेडमी एजुकेशन, ई एकेडमी स्कूल। ई एकेडमी स्कूल में तो इनफैक्ट 9th-10th का आपका 9th-10th 11th-12 चारों क्लासेस के लिए मैथ साइंस कंप्लीट है, ठीक है। तो आपको वहां से हर ब्रांच में, हो सकता है आपके किसी के नहीं, किसी आपके जानकार है, कोई नोन है, उसके काम आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से आप सब्सक्राइब करके रखें और ई एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके रखें। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, सो दैट आपसे ये चीज मिस ना हो जाती, किसी का कोर्स रह ना जाता, ठीक है। सो जल्दी कीजिए, जल्दी से जल्दी आप इस चीज को करके रखिए, एंड दोबारा मिलेंगे पेड कोर्स में आगे फर्दर, आगे जो आपके चैप्टर्स हैं उनके साथ। ओके, बैक टू द क्वेश्चन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को हमने, ये रिएक्शन आपको पता नहीं, आई डोंट नो याद है कि नहीं, बट मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हो, एक याद है उसमें क्वेश्चन आता था, नीचे व्हाइट ऐश बन जाता है, ठीक है, वो क्यों बन जाता है, ठीक, वो वही मैग्नीशियम रिबन की बात यहाँ पे हो रही है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना चाहिए बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। अब आप रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम अगर आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो यही बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैंने ये रिएक्शन क्यों लिखी, एक्चुअल में मैग्नीशियम रिबन देखो, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आपका रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। क्या है मैग्नीशियम आपका रिएक्टिव एलिमेंट है, इसकी तरह सोडियम कैल्शियम इसकी तरह। तो ये रिएक्ट करेगा किससे, जो भी एयर में आपकी ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके ये लेयर बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। उस पूरे रिबन के ऊपर जब वो रिएक्ट कर जाएगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, तो आपकी लेयर बन जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर लेयर बन जाएगी तो ये लेयर आपकी काफी स्टेबल होती है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर वेरी स्टेबल, ठीक है, इट्स लेयर वेरी स्टेबल, मैं लिख देती हूँ ऐसे। अब स्टेबल हो गई मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करेगा फर्दर। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका मैग्नीशियम जिसको आपको रिएक्ट करवाना था, किसी रिएक्शन में यूज करना था, अगर उसके ऊपर कोई ऐसी लेयर बन गई कि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको, उस मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन करना पड़ता है। किससे क्लीन करते हैं, सैंड पेपर से। सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है तो क्या होता है, वो जो आपकी लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो हट जाती है। वो हट जाती है तो आपका मैग्नीशियम दोबारा से रिएक्ट कर सकता है, आप उसको किसी रिएक्शन में यूज कर सकते हो जिस भी पर्पस के लिए आप यूज करना चाहते थे। अदरवाइज क्या होता, वो रिएक्ट ही ना करता। रिएक्ट ना करता तो हो सकता है शायद आपको पता ही ना हो, सपोज करो आप टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली जो हम टेस्ट वगैरह करते हैं आयंस को लेके, उसमें क्या होता है, अगर आपको चेक करना है कि मैग्नीशियम है या नहीं है, आपने उसको बिना क्लीन किए चेक कर लिया, वो रिएक्ट नहीं किया, जबकि एक्चुअल में वो क्या करता, रिएक्ट करता है ना। लेकिन वो रिएक्ट नहीं किया तो आप कह दोगे नहीं नहीं ये कोई रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है, ये तो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, तो आपका आंसर गलत हो जाता। तो इसीलिए जो आपका मैग्नीशियम रिबन है उसको आप पहले सैंड पेपर से क्लीन करोगे प्रॉपर, ठीक है। क्लीन करने के बाद वो लेयर पूरी हट जाती है ऑक्साइड की, एंड वो दोबारा से रिएक्टिव हो जाता है। रिएक्टिव होने के कारण फर्दर आप जो भी आप रिएक्शन कर रहे थे उसके लिए उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह का आपका क्या था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फाइन, जिसमें आपकी रिएक्शन भी आ गई। ओके,
ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई? ये आपने टॉपिक पढ़ा था ना, रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी का क्या था, उस टॉपिक में क्या था कि आपका जो भी कंपाउंड है मोस्टली ऑयल एंड फ्राइड वाला, वो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो खराब हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, ठीक है। वैसे भी आपने देखा होगा, जो सपोज करो जो आपके ऑयली सब्सटेंसेस है ना, जैसे सपोज करो आप नमकीन है, ठीक है, नमकीन के पैकेट्स लेके आते हो, मठरी के पैकेट हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं, ये आप कुछ टाइम तक रख के छोड़ दो, कुछ टाइम बाद जब आप उसको अगर काफी महीने, जैसे सपोज करो कुछ महीने बाद निकालोगे ना, या खुला उसको छोड़ दोगे, उसमें मॉइस्चर जाता रहेगा, एक तो सीला हुआ आपका आता है, उसको हम कहते हैं ना सील गया, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा, और उसमें ऑयल की भी ना अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। उसका रीजन क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर चुका होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वो उस ऑयली या जो आपके जो भी आपका फ्राइड स्नैक्स हैं, जो भी चीज है, उसको क्या करता है, खराब कर देता है। एंड रेंसिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, इट मेक्स द फूड रेंसिड, जिसकी वजह से उसका टेस्ट, उसका स्मेल, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो वो खराब ना हो उसकी वजह से उन पैकेट्स में क्या भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जब भरी जाएगी तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी, और नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में आपके जो भी वो कंपाउंड्स हैं, वो सारे जो भी मतलब जो भी आपकी खाने की पीने की चीज है वो खराब नहीं होगी, क्योंकि वहां ऑक्सीजन होगी नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन होगी। एंड उसकी वजह, फ्लश्ड विद का मतलब क्या, आपके जो पैकेट्स होते हैं ना, आपने चिप्स के पैकेट देखे हैं, बहुत फूले फूले होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें यही होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और वो इसीलिए करारे होते हैं। लेकिन जैसे आप पैकेट खोलते हो, एक बार में अगर आपने पैकेट नहीं खत्म किया, उसको खोल के रख दिया, स्पेशली सीजन होता है ना, उस सीजन में ज्यादा सीलते हैं, मॉइस्चर वाला सीजन है, ठीक है, या वैसे भी अगर आप कुछ टाइम बाद, अगर मॉइस्चर वाला सीजन नहीं है तो भी ज्यादा टाइम तक अगर आप पैकेट ओपन करके रख के छोड़ देते हो तो भी उसमें टेस्ट में चेंज आ जाता है, सीला सीलापन आता है, स्मेल ऑयल की अजीब से आने लगती है। दैट इज बेसिकली रेंसिडिटी, आपका कंपाउंड रेंसिड मतलब हो जाता है, और वो किस वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन आपके उन पैकेट्स में ना जाए उसकी वजह से, उसके लिए क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस उसमें भर दी जाती है। फ्लश्ड विद का मतलब है उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, सो दैट आपका जो भी वो स्नैक्स है, जो भी आपका ऑयली कंपाउंड है, वो सेफ रहे, उसका टेस्ट या जो स्मेल है, जो भी चीज है, वो रेंसिड ना हो, ठीक है। ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार एमसीक्यूज के फॉर्म में, जो आपके एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें यही सेम क्वेश्चन ना इस तरह से पूछ लिया जाएगा, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, या पैकेट्स ऑफ लेज, सिंपल ऐसे पूछ लिया जा सकता है, पैकेट्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बिकॉज, 4 ऑप्शन दे दी जाएगी। तो है तो आपका ये चीज, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे क्या कर लोगे, अटेम्प्ट, और कंप्लीट आंसर पता होना चाहिए। जैसे सपोज करो एक ऑप्शन तो दे दी जाए, टू फ्लश विद नाइट्रोजन ना किया जाए, खाली सिर्फ ये कहा जाए पैकेट ऑफ चिप्स आर डैश, उसके आगे कुछ ना लिखा जाए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन दिया है फ्लश्ड विद नाइट्रोजन टू अवॉइड रेंसिडिटी, ठीक है। तो इस तरह करके अगर हो सकता है आपके 2-3 आपके जो भी ऑप्शन दिए वो ऑल ऑफ दीज वाला भी ऑप्शन आता हो, तो इस रिगार्डिंग आपको मैं ये कहूंगी कि हर कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक। सो इसीलिए मेरा पर्पस क्या है कि मैं आपको रिएक्शंस, कॉन्सेप्चुअल्स, हर तरह से क्वेश्चन करा रही हूँ, किसी भी फॉर्म में आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, फाइन। इसीलिए रेगुलरली आके जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप रोज किया करो, और ट्रस्ट मी, अगर ये आप सारे लेक्चर्स जितने भी डले हुए हैं चैनल पे है ना, फर्स्ट चैप्टर आपका डला है, सेकंड चैप्टर, जो भी अगर आप चैप्टर बहुत अच्छे से कर लोगे तैयार, एंड चैप्टर के बाद आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो ट्रस्ट मी इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आता है। आप अच्छे से आपका जो कंटेंट है पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रिपेयर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। 2 रिएक्शंस आपको दिए हैं, दोनों रिएक्शन में आपको ऑब्वियसली बात है, मैंने आपसे बताया था रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में ही होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में आपका हो या ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन आपने क्या पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, कहने का मतलब हाइड्रोजन हटाना, और रिडक्शन इसका अपोजिट। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी आपने किया हुआ है, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई एलिमेंट अगर आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कोई गेन करने वाला भी होना चाहिए ना, अदरवाइज वो कहाँ जाएगा,
जो आपका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। इसीलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है। तो आपने दोनों रिएक्शंस में दोनों चीज ही बतानी है। ओके, पहला आपका क्या है, सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, Na2O बना रहा है। कोई जरूरत नहीं आपको इसमें ये देखने की बैलेंसिंग एंड ऑल, कुछ नहीं। जिस भी फॉर्म में रिएक्शन दिखी है आपने जस्ट ये चेक करना है क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या रिड्यूस, ठीक है। अगर तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं तो आपको डायरेक्टली देख के पता लग जाएगा, और आप यूजुअली 10th तक के लेवल पे ऐसा आता ही है, ठीक है। सोडियम किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, Na2O में, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या चेंज हुआ, यहां आपका सोडियम के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था, अभी ऑक्सीजन गेन कर ले रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अब सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो जाहिर सी बात है O2 आपका रिड्यूस हो रहा होगा। ये देखिए, आप यहां देख के नहीं पहचान पा रहे होगे, आप सोचोगे यहां भी O2 है उधर भी तो O है, क्या फर्क है ना। बट एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने के कई और तरीके होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एक चीज़ होती है, वहाँ से भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक आपने पढ़ा नहीं होता कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ है, ठीक। वो एक आपका फर्दर 11th क्लास में कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ आपको पता लगेगा। बट आप यहाँ पे कैसे पता लगा सकते हो, अगर आपको एक चीज़ पता लग गई कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरी चीज़ रिड्यूस ही हो रही होगी, ठीक है। तो यहां से यहां आप क्या मेंशन करोगे, दिस इज रिडक्शन, ठीक है। तो सोडियम आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, O2 आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगली रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है और वाटर में। अब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में, कई बार इसमें बच्चे सोचते हैं कैसे कंपैरिजन करना है। देखो, कंपैरिजन आपने सेम एलिमेंट्स को लेके करना है, ऐसा नहीं कॉपर ऑक्साइड और वाटर को कर दोगे, नहीं, कॉपर से कॉपर वाली जगह पे ही जाओगे, यहाँ पे कॉपर का जो बनेगा उस पे जाओगे, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड आपका रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, कॉपर में। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए, स्टेटमेंट्स जब आपकी आती है ना, चूज द करेक्ट आंसर है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, उसमें कौन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है और किस में हो रहा है वो भी पता होना चाहिए। कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू कॉपर, ये स्टेटमेंट पूरी कई बार आती है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होती है, तो आपको वो स्टेटमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे आपका H2 से H2O, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन। तो आप इसके लिए क्या बोलोगे, H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, तब कुछ नहीं करना, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे ये ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिससे गेन कर रहा है, जिसने लूज किया था उसकी मदद कर रहा है ना, उसकी मदद किस में कर रहा है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, सो दैट ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये क्या चीज है, ऑक्सीडेशन, तो उसको ऑक्सीडेशन में मदद करवा रहा है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए रेसिप्रोकल होते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो क्या, जो खुद आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है वो किस तरह से काम करता है, दूसरे की रिडक्शन में हेल्प करवाता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट मतलब जो आपकी मदद कर सके, नॉर्मली सिंपल जो आपका अगर वर्ड है एजेंट, उसका यही मतलब होता है, ठीक है। तो जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरे की किस में मदद करेगा, ऑक्सीडेशन में, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलो, इस तरह के क्वेश्चंस फिर से हो गए। अब कुछ और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका एक थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। ये आपका किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। कंसेप्चुअल्स वालों के लिए तो आपका क्या है कि आपको आंसर लिखना आना चाहिए, राइट, कि क्या रीजंस हैं। इसमें है क्या एक्चुअली, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं जिनकी रिएक्शन करवाई गई, मिक्स्ड हैं वो मेटल्स, ठीक है, अलग अलग लाइन में आपके अलग अलग, मतलब 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो अलग अलग आपके मेटल्स हैं, उनकी रिएक्शन करवाई डाइल्यूट HCl के साथ, और कुछ ऑब्जर्व किया गया कि आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, वो ऑब्जर्वेशन आपको एक्सप्लेन करनी है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, इसको कंसेप्चुअल की फॉर्म में करो तो आंसर लिखना होगा। अगर MCQs के फॉर्म में भी आपको 4 ऑप्शन आए, करेक्ट ऑप्शन आपको पता होगी तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली पिक कर सकते हैं, राइट।
चलो स्टार्ट करें फिर। एक नया तरह का क्वेश्चन है ना, ये हमने पहले किया नहीं हुआ है। सो पहला पार्ट है आपका, सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। मतलब कि सिल्वर मेटल का जब आप उसकी रिएक्शन जब आप डाइल्यूट HCl के साथ कराते हो तो कोई चेंज आपको नहीं ऑब्जर्व होता है, कोई चेंज आपको नहीं दिखता है। इसका क्या मतलब है कि सिल्वर रिएक्ट नहीं किया है ना HCl के साथ। सो हम क्या बोलेंगे, सिल्वर मेटल डोंट रिएक्ट विद HCl। क्यों नहीं करेगा भाई? बिकॉज इट इज नॉट रिएक्टिव। या फिर क्या कह सकते हो इसकी जगह, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मैंने आपको याद है बताया था इसको, मैं दूसरा चौक यूज कर लेती हूँ, डिफरेंट कलर से ठीक रहेगा। मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया था, राइट? एक्टिविटी सीरीज के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये इसका आंसर हो गया एक तरह से, कि आपकी एक्टिविटी सीरीज में ना मेटल्स नहीं कहना चाहिए, एलिमेंट्स सारे सीरीज में एक लगे होते हैं, एक ऑर्डर में लगे होते हैं। तो जो उससे ऊपर है जो उससे नीचे, उस सीरीज को देख के पता लगता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम, इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। जो उससे लेस रिएक्टिव होंगे डेफिनेटली वो हाइड्रोजन गैस रिप्लेस नहीं करेंगे। मतलब HCl में से हाइड्रोजन गैस निकालने का मतलब क्या है, जो एलिमेंट आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा ना, इसको हटा के इसकी जगह पे आ जाएगा। और ये कैसे निकलेगा? H2 की फॉर्म में। तो उसके लिए रिएक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसकी जगह ले सकता है ना, इसीलिए वो एक्टिविटी सीरीज से पता लगता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। मतलब अगर आपका रिएक्शन आप करवाते हो, एल्यूमिनियम इज एडेड मतलब HCl के साथ आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, या इन जनरल भी आप कोई रिएक्शन, उसमें कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर का बढ़ जाता है। राइजेस मतलब इंक्रीज हो जाता है। कि सपोज आप किसी बीकर में रिएक्शन कर रहे हो, जिस कंटेनर में रिएक्शन कर रहे हो आप, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा? हो सकता है आप उस बीकर को टच करोगे वो आपको गर्म लगेगा, एंड लिटरली जब हम लैब में काम करते हैं उसको आप जब टच करोगे तो पता लगता है कि टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। ठीक है, छूने से गर्म लगता है वो आपका कंटेनर। ठीक है, आपने देखा होगा कांच के जो ग्लासेस होते हैं, बोरोसिलिकेट के जो आपके बीकर्स हैं, या कोई किसी और फ्लास्क में आप करते हो उसको फ्लास्क बोलते हैं, या बीकर्स में आप रिएक्शन कर रहे हो, वो बीकर अगर आप छुओगे तो वो गर्म होता है। उसी का मतलब है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस। क्यों गर्म होगा? किस तरह की रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो क्या एक्सप्लेनेशन आ गई क्यों हुआ? इसका रीजन क्या है? ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि मतलब वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट, लाइट, साउंड, है ना। तो हीट एनर्जी के फॉर्म में अगर एनर्जी रिलीज हुई तो वो टेम्परेचर आपका, इसका मतलब बढ़ा रही है, वो बीकर आपका छूने में गर्म होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। मतलब जो डाइल्यूट HCl के साथ अगर आप सोडियम मेटल की रिएक्शन करवाओगे वो हाईली एक्सप्लोसिव, मतलब काफ़ी ज़्यादा, उसमें आप ये कह सकते हो रिएक्शन बहुत ज़्यादा। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या? एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? कि तोड़ फाड़ ज़्यादा हो जाए, फट जाए ज़्यादा कुछ, है ना। एक्सप्लोजन का मतलब यही होता है। ठीक है, बॉम्ब एक्सप्लोजन आपने पढ़ा होगा तो वर्ड सुना होगा कहीं पे। एक्सप्लोजन का मतलब यही होता है कि वो काफ़ी रिएक्शन बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। ठीक है, फट सकता है, बीकर फट सकता है, कुछ भी है इस तरह का। तो ये कब होता है? ये एक ही केस में होता है जब आपकी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? बहुत एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तभी एक्सप्लोजन होगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहली बात। ठीक है, तो फर्क क्या हो गया? ऊपर एल्यूमिनियम डाला था वो भी एक्सोथर्मिक, ये भी आपका दोनों ही मेटल है। यहाँ क्यों हाईली एक्सोथर्मिक है? वो डिपेंड करेगा कि आपका मेटल कौन सा है। सोडियम मेटल आपका कैसा मेटल है? सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव है। इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। अगर आप सपोज करो इसको वैसे ही सिंक में सपोज करो फेंकोगे ना, सोडियम मेटल आपका बहुत सॉफ्ट होता है, इजीली कट हो जाता है। सिंक में फेंकोगे तो रिएक्शन हो जाती है, पानी के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा। तो ये सोडियम मेटल जब आपका रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपकी इनफ्लेमेबल होती है। क्या होती है? H2 गैस इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज आग पकड़े।
ठीक है, इनफ्लेमेबल, फ्लेम बनाए जो चीज, ठीक है, जो चीज आग पकड़े। हाइड्रोजन गैस बहुत इजीली रिलीज होगी क्योंकि आपका सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव है, आसानी से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल है। दोनों फैक्टर्स हो गए कि हाइड्रोजन गैस निकलती है और वो आग पकड़ती है, और रिएक्शन है वो आपकी हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत एनर्जी उसमें ऑलरेडी रिलीज हो रही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या हो जाता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन। ठीक है, आगे ये जैसे आपका आंसर है ना, मैंने आपको आंसर तो पूरा समझा दिया, वो ऑप्शंस देख के पता लगेगा कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट बैठेगी अगर ये ऑप्शन की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, सम बबल्स ऑफ गैस आर सीन व्हेन लेड इज रिएक्टेड विद द एसिड। जब लेड की रिएक्शन करवाई गई एसिड के साथ तो कुछ बबल्स आपको नजर आए। ठीक है, रिएक्शन देखो, लेड प्लस HCl क्या बना देगा, PbCl2 प्लस H2, बैलेंस भी कर दिया मैंने। ठीक है, ये आपका डाइल्यूट HCl है या जो भी ले लो आप। ठीक है, लेड की रिएक्शन जब HCl के साथ हुई तो H2 गैस निकल रही है, मतलब लेड भी ज्यादा रिएक्टिव है, पहली बात उसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है लेड। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। तो इस क्वेश्चन को ना किसी और फॉर्म में भी पूछा जा सकता था कि लेड रिएक्टिव है या नहीं है, या फिर एक चीज इसमें और है, जब ये PbCl2 बन जाता है ना, PbCl2 क्या करता है, लेड के ऊपर आप एक ये कह सकते हो कि एक तरह की लेयर बना देता है, कवर कर देता है लेड को। अगर ये लेड को कवर कर देगा तो फर्दर लेड रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, फर्दर लेड अगर रिएक्ट नहीं करेगा HCl के साथ तो धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस बननी कम हो जाएगी। तो यानी वो जो बबल्स बन रहे थे वो बबल्स बनने भी कम हो जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को आपको कई तरह से पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि बबल्स क्यों बने, दूसरा बबल्स कुछ टाइम बाद बनने कम क्यों हो गए। ठीक है, तीसरा मैंने आपको अभी क्या बताया कि लेड रिएक्टिव है या नहीं है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, है ना। 3 क्वेश्चन देखो एक ही क्वेश्चन से निकल गए। तो हुआ क्या, इसमें लेड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, वो जो बबल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस के कारण है, और फर्दर ये रिएक्शन धीरे धीरे करके स्लो हो जाती है, धीरे होने लगती है। क्यों धीरे होगी, उसका रीजन ये है कि एक टाइम के बाद जो ये PbCl2 बना है ये कवर कर लेगा, घेर लेगा किसको, एक परत बना देगा किसके ऊपर, लेड के ऊपर। जब उसके ऊपर परत बन गई तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करना बंद कर देगा या कम कर देगा, कम करते करते फाइनली बंद कर देगा। तो बबल्स बनने बंद हो जाएंगे, किसके बबल्स, हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, Why do we store silver chloride in dark colored bottles? सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, पहले तो ये लिखो AgCl। ठीक है, इसको हम डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों स्टोर करते हैं। डार्क कलर की बॉटल में क्या होता है, लाइट अंदर नहीं जाएगी। सिल्वर क्लोराइड एक्चुअली सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस निकल जाती है। ठीक है, अगर आप ये तो अगर आप इसको किसी नॉर्मल बॉटल में स्टोर करोगे तो यानी लाइट तो अंदर एंटर करेगी, डार्क कलर्ड की बॉटल्स में लाइट अंदर एंटर नहीं करती। ठीक है, अगर आपने कभी देखा होगा बड़ी डार्क ब्लैकिश ब्राउन करके वो कलर की कांच होता है की बॉटल्स होती है काफ़ी बड़ी बड़ी, उसमें स्टोर होते हैं आपके कुछ कई तरह के इस तरह के आपके जो सॉल्वेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, वो उसमें स्टोर किए जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि वो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट ना कर जाए। ठीक है, लाइट एक तरह का एनर्जी है ना, तो कुछ एनर्जी की फॉर्म, कुछ आपके कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो आपकी हीट एनर्जी की फॉर्म में शायद रिएक्ट कर जाएं, एक्सप्लोसिव हो जाएं, कुछ आपके किसी और फॉर्म में, है ना। तो इस वजह से इसके केस में हम फिलहाल पढ़ते हैं कि सिल्वर क्लोराइड आपका सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर किसी को सिल्वर क्लोराइड चाहिए तो उसमें सिल्वर अगर डार्क कलर की बॉटल में नहीं होगा, किसी सिंपल बॉटल में होगा, वहां तो वो रिएक्ट करके टूट के क्या बन जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस। तो सिल्वर क्लोराइड तो रहा नहीं, तो वो किसी काम का नहीं आपका, है ना, अगर किसी को सिल्वर क्लोराइड चाहिए। तो इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को स्टोर किया जाता है डार्क कलर की बॉटल्स में ताकि वो एज सच रहे, इसमें ब्रेक ना हो। ठीक है, ये आपको नई रिएक्शन पता चली, एक तरह का क्वेश्चन पता चला, राइट। तो इसी तरह के आपके जो क्वेश्चंस हैं यूजुअली केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड, इसी तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में, जिनके पीछे आपको लॉजिक ढूंढना होता है। बहुत बार एग्जाम में सपोज करो कोई आपके MCQs जब आए होंगे ना, 4 ऑप्शन दिए आपको पिक करना है, तो उसमें वो ऑप्शन पिक करो जिसमें आपका लॉजिक फिट बैठता हो, कॉन्सेप्ट फिट बैठता हो। ठीक है, अदरवाइज कई बार, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने हर जगह से सारा कुछ पढ़ रखा है, लेकिन आपकी समझ, आपका जो IQ है वो वहाँ काम आता है कि ऐसी चीज़ क्यों हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे आपका सपोज करो कुछ ना पता होता तो आप डार्क कलर की बॉटल्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ऐसी जिसको कि आप डार्क में, अंधेरे में रखना चाहते हो, कोई चीज़ रिएक्ट ना करे, राइट, वो भी आप समझ सकते थे। तो इसी तरह की चीज़ है जो साइंस में यूजुअली
दिमाग दौड़ाना होता है, क्यूरियस होना पड़ता है, चलाना पड़ता है कि कहाँ क्या आप आंसर पिक कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतने ही क्वेश्चंस, और आप रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है तो आप एक काम और कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नीचे, ठीक है, बता सकते हैं किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ है, और या जब लाइव सेशंस होता है आप तब आ सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं, फाइन। एंड मोर ओवर जल्द ही मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, पेड कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। और प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। आपके लाइक्स, आपके शेयर्स जितने आप करते हो कमेंट सेक्शन में, जो आप अप्रिशिएट करते हो, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है वीडियो बनाने के लिए, और अच्छा भी लगता है ना। ऐसा लगता है कि चलो ठीक है यार, हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही है, लोगों को समझ में आ रही है, वो बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा सारी जितनी वीडियोज़ हैं कंप्लीट देखा करो, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो उससे आपके पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हो जाएगी, चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। सो इन लास्ट दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, एंड हैव अ नाइस डे।